हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर एसपी सिंह। आज हम लोग अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जब भी किसी विषय पर चर्चा की जाती है तो ये देखा जाता है कि उस विषय की उत्पत्ति का कारण क्या है, उसकी ओरिजिन का स्रोत क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अमेरिका को न्यू वर्ल्ड क्यों कहा गया, अमेरिका नाम कैसे पड़ा। तो ये सारे रीजंस अगर हम लोग ढूंढ लेंगे तो हमें कारण पता चल जाएगा, और जब कारण पता चल जाएगा तो उसके विकास का क्रम पता चल जाएगा कि अमेरिकन रेवोल्यूशंस के क्रम क्या थे, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे ब्रिटेन वहां जाकर के उसी स्टेट को बसाया और फिर वहीं से वो ब्रिटेन वापस खाली हाथ चला आता है। तो ब्रिटेन के हाथ में दो सोने के अंडे थे, एक अमेरिकन कॉलोनी थी और एक इंडियन कॉलोनी थी, जिसे भारतीय कॉलोनी कहते हैं, और वो दोनों को बचाए रखना चाहता था। इसीलिए अमेरिका में जब रिवॉल्यूशन प्रारंभ होता है तो आप देखेंगे भारत में सुधार प्रारंभ होते हैं। अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन है उसकी जो प्रारंभिक तिथि है वो है 1763, 1763। 1763 से अमेरिका में क्या प्रारंभ हो जाता है? नेशनल मूवमेंट प्रारंभ हो जाता है। और नेशनल मूवमेंट प्रारंभ होने का कारण क्या है? 7 ग्लोबल ईयर वॉर्स, 7 वर्ष का एक युद्ध चलता है, और उस 7 वर्ष के युद्ध में ब्रिटेन ने फ्रांस को अमेरिका की सभी कॉलोनियों से बेदखल कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। और जब उसे बाहर निकाल दिया तो ब्रिटेन भी किस चीज में पहुंच जाएगा? फाइनेंशियल क्राइसिस में। युद्ध के लिए जरूरत किस बात की होती है? ईंधन की। और ईंधन करता क्या है? वित्त, फाइनेंस। पूरे विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी विकास हुए हैं, जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं, उनके डीएनए में है क्या? फाइनेंस। अगर मुद्रा है तो अभी इसी के बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा, रुक जाइए। हम कह जाते हैं हो गया है, चल रहा है। अब उसमें कट जाएगा, वो इसको बंद कर दीजिए। बहुत सही जा रहा है। हम सारा दिन कर रहे हैं। आप मोबाइल एक नहीं है लेकिन ऑफ है। तो हम कैसे बताएंगे आपको? अरे हम क्या भेज रहे हैं? 7:23 होगा, 8:23 के बाद हम खुद कॉल कर लेंगे, 1 घंटा करेंगे इसको। आप 8:23 के बाद ही शुरू करिए। ठीक। हम बात कर रहे थे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के मूल में क्या था, क्यों जरूरत पड़ी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक चौदह सौ 53 में कैंटेस्टिनोपोल पर इस्लाम का कब्जा हो गया। और जब इस्लाम का कब्जा हो गया तो इसने क्या कर दिया? जियोग्राफिकल डिस्कवरी को जन्म दे दिया। जियोग्राफिकल डिस्कवरी को जन्म दे दिया। अब एक ऐसे मार्ग की खोज की आवश्यकता थी जिसके बीच में युद्ध न हो। क्यों? कुस्तुस दुनिया कहां पर था? कुस्तुस दुनिया का आधुनिक नाम क्या है? कुस्तुस दुनिया। कुस्तुस दुनिया का आधुनिक नाम क्या है? इस्तांबुल। इस्तांबुल। इस्तांबुल टर्की है और यूरोप का प्रवेश द्वार है। और यूरोप का प्रवेश द्वार जब ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे इस्लाम का कब्जा हो जाएगा, तो यूरोप से ईसाइयों का भारत से व्यापार करना लगभग बंद हो जाएगा। ट्रेड किसी भी युग की आवश्यकता होती है, और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रशासन हमेशा फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, चाहे वो फ्यूडल कैरेक्टर हो या आधुनिक कैपिटलिस्ट कैरेक्टर हो।
या वर्तमान वेलफेयर स्टेट ही क्यों ना हो, वो ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स एक पार्ट तो है ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंटरनल ट्रेड और कॉमर्स से भी हमारी जो जरूरतें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसीलिए भारत प्रारंभिक तौर से ही आप देखेंगे कि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र था, सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट था। और सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट के कारण भारत में कुछ मान्यताएं बनी थी जिसे हम लोग वैदिक मान्यताएं कहते हैं। और उसके बनने के पीछे का मूल कारण क्या था? उसके बनने के पीछे का मूल कारण सिर्फ ये था कि हम बाहर अगर नहीं जाएंगे तो बाहर का कल्चर हमको इन्वेड नहीं करेगी और हम किसी के गुलाम नहीं होंगे। लेकिन बाद में यही वरदान हमारे लिए अभिशाप साबित हुआ। समुद्र पार करने की प्रक्रिया को पाप समझा गया और उसके लिए 1857 की क्रांति तक होती है। तो ये कुस्तुस दुनिया क्या है? इस्तांबुल है। इस्तांबुल पर कब्जा किसका हो गया? इस्तांबुल पर कब्जा हो गया किसका? इस्लाम का। और ईसाई और इस्लाम के बीच में यूरोप में 400 साल तक धर्म युद्ध लड़े गए जिसे क्रूसेड कहा गया। तो क्रूसेड एक तरफ चल रहा है और उस क्रूसेड में आप देख रहे हैं प्रारंभिक बिंदु क्या है? 1453 जब इस्लाम कब्जा करता है तो इधर से व्यापार से इनको काट देता है। अब यहीं से यूरोप में पुर्तगाल है, स्पेन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, जितने भी स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे? जियोग्राफिकल डिस्कवरी प्रारंभ करेंगे कि एक ऐसा रास्ता खोजा जाए, सी रूट खोजा जाए जिसमें देश ना पड़ रहे हों और वहां से निर्बाध गति से बगैर किसी रोक टोक के हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने सी रोड की खोज प्रारंभ की। और सी रोड की खोज में दो इंपॉर्टेंट खोज हैं। एक तो है 1492 इन 1492 द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। अमेरिकन बुस्सी के नाम पर इसी न्यू वर्ल्ड का नाम क्या रखा गया? अमेरिका रखा गया। ठीक है। तो 1492 में कोलंबस कहां पहुंच जाता है? उसे आना था इंडिया, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण वो पहुंच जाता है न्यूयॉर्क। और जब न्यूयॉर्क पहुंच जाता है तो न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चेहरे पर लाल रंग के चकत्ते पड़े हुए हैं, रेड स्पॉट्स पड़े हुए हैं। तो वो बड़ी खुशी से चिल्लाया, कहा आई गॉट इंडिया एंड दे आर रेड इंडियंस। और इसीलिए अमेरिका के मूल निवासियों को क्या बोला जाने लगा? रेड इंडियंस। बाद में अमेरिकन बुस्सी ने इस डिस्कवरी को बड़े विस्तार में लिखा और उसी के खोज के कारण अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। तो आप देखेंगे कि रेड इंडियंस ही वहां के मूल निवासी हुए और बाद में जब यूरोप के अन्य देशों में जाकर के यहाँ व्यापार प्रारंभ किया, इन्वेड किया, तो वहां के मूल निवासियों की मूल संख्या क्या हो गई? कम हो गई, खत्म हो गई या तो मारे गए। अब 1492 में ये विश्व की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जिसके कारण अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या करेगा? जन्म लेगा। तीसरी घटना है 1498 द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट टू इंडिया। ऐसा नहीं था कि भारत के बारे में पता ही नहीं था। अगर उन्हें भारत के बारे में पता ही ना होता तो आप ये इमेजिन कैसे कर सकते हैं कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑफ कोर्स किया था। यहां तक कि आप विश्वास रखिएगा कि जब विश्व की सबसे बेहतरीन और यूनिक सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की ट्रेड यूरोप तक हुआ करती थी। तो इसका मतलब है कि विश्व एक स्थल रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन सी रूप से अभी इनकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हुई थी। इसीलिए अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा गया, नया देश कहा गया, दुनिया की नजर में आने वाला देश था, इसीलिए इसे न्यू वर्ल्ड कहा गया। यहां तक बात आपको मैं समझा पा रहा हूं? इसी प्रक्रिया में हम लोग आगे देखेंगे कि आप यहां तक समझिएगा कि अमेरिकन रेवोल्यूशंस के जो कारण होंगे, एक तो पहले अमेरिकन डिस्कवरी हो गई और डिस्कवरी के बाद अमेरिका में यूरोपीय शक्तियां जाकर के अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश करने लगेंगी।
और जब अपनी कॉलोनीज स्टेब्लिश करने लगेंगे, इसमें फ्रांस शामिल होगा, इसमें ब्रिटेन शामिल होगा, इसमें स्पेन शामिल होगा, इसमें पुर्तगाल शामिल होगा, इसमें लक्जमबर्ग शामिल होगा, इसमें इटली शामिल होगा, इसमें जर्मनी शामिल होगा। यूरोप के सभी विकसित देश धीरे धीरे करके वहां अपनी कॉलोनियां विकसित करेंगे, या तो व्यापार करने के लिए अपने व्यापारियों को वहां भेजेंगे। और जब व्यापारिक कॉलोनियां वहां एस्टेब्लिश हो जाएंगी तो याद रखिएगा 1770 तक 1732 तक वहां 13 कॉलोनियों का विकास हो जाता है। 13 कॉलोनीज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों द्वारा वहां 13 कॉलोनियों का विकास किया जाता है। और अमेरिका में कोस्टल एरिया, न्यूयॉर्क साइड का जो कोस्टल एरिया है, वहीं पर 13 कॉलोनियां विकसित की जाती है। और जब वहां 13 कॉलोनियां बन जाएंगी तो आप भारत में एक सप्तवर्षीय युद्ध पढ़ते हैं जिसे कर्नाटक का थर्ड वार कहा जाता है, थर्ड कर्नाटिक वार कहा जाता है। ये 1754 से लेकर के 1763 तक लड़ा गया था। 1756 से लेकर के 1763 तक लड़ा गया था भारत में सप्तवर्षीय युद्ध। तो आप देखेंगे 7 साल का जो युद्ध है, इस युद्ध ने क्या कर दिया, ये केवल भारत में नहीं लड़े गए थे, ये युद्ध यूरोप में लड़े गए थे और स्पेशली अमेरिकी कॉलोनियों को आजाद करने के लिए लड़े गए थे। तो अमेरिका में आप देखेंगे कि कोस्टल एरियाज पर ब्रिटेन का कब्जा है और इन साइड की कॉलोनीज पर फ्रांस का कब्जा है। कोस्टल एरियाज पर किसका कब्जा है, ब्रिटेन का कब्जा है। और इन साइड कॉलोनीज पर किसका कब्जा है, फ्रांस का कब्जा है। तो जो 7 वर्षीय युद्ध हो गए थे, ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका में लड़ रहे थे। जब वहां पे लड़ाई शुरू हो गई तो भारत पर किसका शासन चल रहा था, ब्रिटेन का शासन चल रहा था। और जब ब्रिटेन का शासन चल रहा था तो यहाँ की सरकारों ने भी, यहाँ पे भी पांडिचेरी में, मद्रास में फ्रांस का कब्जा हो गया था। डुप्ले 1752 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। और इसी के बाद मद्रास और पांडिचेरी को लेकर के अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और अपनी सरकारों से अनुमति लेकर के यहाँ भी युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। तो ये लड़ाइयाँ 2 फ्रंट पर लड़ी जा रही थी। एक तो अमेरिका में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे से अपने डोमिनेशंस को लेकर के, अपनी कॉलोनीज को लेकर के, उसके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, इंपीरियलिज्म के डेवलपमेंट के लिए, विस्तार के लिए जो युद्ध लड़ा गया अमेरिका में, उसे अमेरिकन रेवोल्यूशन का प्रारंभिक दौर मानते हैं। तो रीजन क्या था, फ्रांस को बाहर करना था, ब्रिटेन को इन्वेड करना था अमेरिका में और फ्रांस को बाहर करना था। पहला कारण तो ये हो गया। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि ब्रिटेन सारे के सारे जब सामान 1763 में आप देखेंगे फ्रांस को वहां से निकाल करके बाहर कर देगा। ब्रिटेन जब वहां से निकाल करके बाहर कर देगा तो सन ऑफ लिबर्टी नाम की एक पार्टी का वहां पे गठन होगा। और सन ऑफ लिबर्टी पार्टी क्या करेगी, सन ऑफ लिबर्टी पार्टी वहां पे नेशनल मूवमेंट प्रारंभ कर देगी। कारण क्या है, कभी इस कारण पर आप विस्तार से सोचिएगा या पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे मेरिट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया। वो ट्रेड और कॉमर्स के लिए एक आइडियल फेज बनकर के सामने आया। और ट्रेड और कॉमर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए अमेरिका में सारे के सारे नियम और कानून को तोड़ेंगे। वो फ्रीली क्या करना चाहते थे, ट्रेड और कॉमर्स। इस रास्ते में सबसे बड़ी बात क्या था, ब्रिटेन। ब्रिटेन चाहता क्या था, ब्रिटेन चाहता था कि किसी भी तरीके से ट्रेड और कॉमर्स के लिए जो भी कंडीशंस हैं उनको प्रिपेयर किया जाए, उनको तैयार किया जाए। और ट्रेड और कॉमर्स को अपने बचाए रखने के लिए अमेरिका में नेशनल मूवमेंट प्रारंभ हो गया। इसकी पृष्ठभूमि हम आपको क्लियर कर दें कि अमेरिका में व्यापार करने के लिए मैंने बताया स्पेन से, लग्जमबर्ग से, जर्मनी से, पुर्तगाल से सभी व्यापारी आ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप स्टैब्लिश करने, यहाँ व्यापार करने। और जब यहाँ कॉलोनियां इन लोगों की स्टैब्लिश हो गई, इनकी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हो गई, इनके नागरिक भी वहां से आएंगे, पूंजी भी आएगी, लोग भी आएंगे और यहाँ एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। और जब इंटरेक्ट करेंगे तो इनकी आपस में शादियां भी होंगी, दे विल गेट मैरिड टू ईच अदर। यहाँ इनकी शादियां होंगी और जब शादियां होंगी तो याद रखिएगा इनसे बच्चे भी पैदा होंगे। मान लीजिए बाप लग्जमबर्ग का है, माँ स्पेन की है, तो ब्रिटेन को टैक्स क्यों देगा? और जब ब्रिटेन को टैक्स नहीं देगा तो
ब्रिटेन इस कॉलोनीज पे, चूंकि वो फ्रांस को पराजित कर चुका है 1763 में, एक ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, पेरिस की संधि होती है, और पेरिस की संधि में ये बात स्टेब्लिश हो गई कि फ्रांस ने ये मान लिया कि पूरा का पूरा अमेरिका अब ब्रिटेन के कब्जे में है। तो वहां से स्पेन और फ्रांस को निकाल करके ब्रिटेन ने बाहर भेज दिया, और जब बाहर भेज दिया तो फ्रांस पराजित हुआ है, स्पेन पराजित हुआ है। ऐसी स्थिति में फ्रांस और स्पेन ने अमेरिकन नेशनल मूवमेंट को समर्थन देना शुरू कर दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू कर दिया। यही बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी कारण बनेगी। अमेरिकन रेवोल्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल काइंड ऑफ रेवोल्यूशंस। तो अमेरिका एक रेवोल्यूशन बना, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहां विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के लोग जाकर के व्यापार करते हैं, और वो व्यापार के सिवा दूसरे किसी भी क्षेत्र को, चीज को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। बाद में अमेरिका भी डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाएगा, अपने फायदे के लिए दुनिया के सभी अफेयर्स में क्या करेगा, इंटरवीन करेगा, लेकिन पर्टिकुलर वो अपने फ्रीडम को लेकर के अभी बहुत कॉन्शियसनेस है, किसी भी प्रकार के इंटरवीन को वो स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो जब इन लोगों ने आपस में शादी कर ली तो मैंने बताया सन ऑफ लिबर्टी नाम की पार्टी का गठन हुआ, और उसने अमेरिका में एक मूवमेंट चलाया, विदाउट रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन, बिना प्रतिनिधित्व के हम आपको टैक्स नहीं देंगे। इनकी एक ही मांग थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अमेरिका के लोग चुन करके जाएं, और अगर अमेरिका के लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुन करके जाएंगे तो अमेरिका के खिलाफ नीतियां बनेगी ही नहीं। ब्रिटेन को यह बात स्वीकार नहीं थी, और जब ब्रिटेन को यह बात स्वीकार नहीं होगी तो ब्रिटेन क्या करेगा? ब्रिटेन अब दमनकारी नीतियों का सहारा लेगा, और दमनकारी नीतियों के सहारे अब वो क्या करेगा? नेशनल मूवमेंट को क्रश डाउन करेगा, नीचे गिराने की कोशिश करेगा, और यहीं से अमेरिकन मूवमेंट और बाद में अमेरिकन रेवोल्यूशन चल पड़ेगा। अब यहीं पे आप देखेंगे कि भारत में जो सुधार शुरू होगा वो भी कैसे शुरू होगा? 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया कि अमेरिका में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अभी रेगुलेट नहीं किया गया था, और जब रेगुलेट नहीं किया गया था तो अमेरिका ने कह दिया कि ये कॉलोनियां आपके बाप ने बसाई है, हमारे बाप को बसाया है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं, हम नहीं जानते कि इन कॉलोनियों को आपने बसाया है। अगर आपको हम पर शासन करना है तो आपको हमें प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, हमें फ्रीडम देना पड़ेगा। तो लिबर्टी वाज द मेन फीचर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिका की स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख कारण वहां की लोगों की ये डिमांड थी कि हमको स्वतंत्र छोड़ा जाए, हमको व्यापार करने के लिए एक उन्मुक्त प्रावधान किया जाए, और जिसका सबसे बड़ा परिणाम क्या है? आज भी देखेंगे कि वहां आतंकवादियों से ज्यादा बच्चे टर्मिनेटर 3 देख करके अपनी क्लासरूम में मशीन गन ले जाकर के बच्चों को गोली मार देते हैं। तो स्वतंत्रता के नाम पर बच्चों द्वारा किसी मूवी से इंस्पायर्ड होकर के जो मर्डर होता है वही वहां पे अपराध का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां की सरकार उन बच्चों से उनके हथियार नहीं छीनती है, उनको प्रलोभन दिया जाता है, आर्थिक इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि बच्चों आप इतने डॉलर्स ले लीजिए, $3000 ले लीजिए, और अपने मशीन गन को क्लासरूम में जाने से पहले जमा करा करके तब जाइए। उनसे छीना नहीं जाता, क्योंकि सेल्फ डिफेंस अमेरिका मानता है कि सेल्फ डिफेंस के माध्यम से हम विश्व में, हम अपने देश में कम से कम सिक्योरिटी के मैटर पर न्यूनतम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा तो राष्ट्र के विकास में अपना मैक्सिमम योगदान दे पाएगा। तो स्वतंत्रता की कीमत को अगर विश्व में किसी ने एस्टेब्लिश किया तो वो अमेरिका था। तो सन ऑफ लिबर्टी ने मूवमेंट प्रारंभ किया, और इसको सपोर्ट आपको कहां से मिलना प्रारंभ हो जाएगा? इसको सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा फ्रांस और स्पेन से। फ्रांस और स्पेन इस मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, और जब सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो ये मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब इसमें होगा क्या? 1774 तक आते आते फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होता है। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें एक जॉर्जिया लास्ट स्टेट है, 13वां स्टेट है जो इसमें शामिल नहीं होता है, 12 स्टेट इसमें शामिल है। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कहा कि नेशनल मूवमेंट को अब हम लोग सपोर्ट करेंगे और ब्रिटेन की सभी नीतियों को का विरोध करेंगे। और जब सभी नीतियों का विरोध करेंगे तो कारण क्या होगा? कारण सिर्फ एक है। कारण उनके विरोध का एक ही है। क्या है? कि जैसे मान लीजिए
चाय ब्रिटेन की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। आपसे मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि चाय के प्रथम 3 बड़े देश बताइए उत्पादक और निर्यातक के रूप में। उसमें आप देखेंगे कीनिया दक्षिण अफ्रीका के पास, श्रीलंका भारत के नीचे और भारत itself। तो चाय पर ब्रिटेन का बहुत बड़ा कब्जा था, और ब्रिटेन का कब्जा था तो वो चाय पर टैक्स भी इंपोज करेगी। अब देखिए रूट क्या है, ये है यूरोप, ये है अमेरिका, और ये है एशिया, और ये है अफ्रीका। अब मान लीजिए इंडिया से कोई चाय चली, और इंडिया से कोई चाय चलेगी तो ये अफ्रीका होकर पहले जाएगी ब्रिटेन, और उस चाय की कीमत मान लीजिए ब्रिटेन तक पहुंचते पहुंचते 400 रुपए हो गई। तो ब्रिटेन ने इस पे 800 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लगा दिया। अब ये चाय 1200 रुपए की हो गई, 1200। अब ये चाय पहुंच रही है ब्रिटेन से अमेरिका, तो वहां पहुंचने का जो कास्ट फैक्टर है वो 200-250 रुपए बढ़ा करके या 400 रुपए बढ़ा करके 1600 रुपए की हो गई। तो अमेरिका में चाय बड़ा लोकप्रिय हो गया था, तो इंडिया या एशिया से जो चाय पहुंच रही है यूरोप, और यूरोप से अमेरिका, उस चाय पर एक जबरदस्त ड्यूटी लगाई गई थी, और उसी ड्यूटी टैक्स या सरचार्ज के कारण अमेरिकी बहुत परेशान हो गए थे कि हम केवल चाय पी सकते हैं लेकिन हम चाय का विश्व में व्यापार नहीं कर पाएंगे। इस बात ने अमेरिकियों को बहुत ज्यादा बाध्य किया। अब अमेरिकी नेशनल मूवमेंट करने वाले जो वहां के सैमुअल्स के नेतृत्व में वहां बहुत बड़ा विद्रोह होता है, सन ऑफ लिबर्टी का नेता था, और इसने कहा क्या कि हम अपने ट्रेड के लिए ब्रिटिश जहाजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए आज भी अमेरिका की सड़कों पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां लिखा रहता है बी अमेरिकन्स एंड बाय अमेरिकन्स। ब्रिटेन में भी जाएंगे बी ब्रिटिशर्स बाय ब्रिटिशर्स आर पेरिस, ये लिखा रहता है। तो इसके पीछे का जो मूवमेंट है ये बहुत बड़ा कारण निभाता है, और ये करता क्या है, अमेरिका ने अपने सभी उसका स्टेट्स की एक मीटिंग बुलाता है, और उस मीटिंग में तय किया जाता है कि हम ब्रिटिश जहाजों का बाइकआउट करेंगे। और ब्रिटिश जहाजों का जब बाइकआउट करेंगे तो आप देखेंगे बोस्टन टी पार्टी होती है, बोस्टन टी पार्टी होती है। ये बोस्टन टी पार्टी कुछ और नहीं थी, अमेरिका के तत्कालीन बंदरगाहों में बोस्टन एक बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, और उस बंदरगाह पर ब्रिटेन ने अपने 4 जहाजों में 400 से ज्यादा चाय की पेटियों को भेज देता है। और जब चाय की पेटियों को भेज देता है तो आप देखेंगे कि ये सारे रेवोल्यूशनरी जितने भी क्रांतिकारी लोग होंगे वो बोस्टन हार्बर पर सैमुअल के नेतृत्व में जमा हो जाएंगे, और जब जमा हो जाएंगे तो ये लोग जाकर के ब्रिटिश जहाजों पर चढ़ करके सारी पेटियों को उठा करके समुद्र में फेंक देंगे, और जब समुद्र में फेंक देंगे तो आप देखेंगे यही बोस्टन टी पार्टी के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है, और यहीं से अमेरिकन नेशनल मूवमेंट में एक नया मोड़ आ जाता है। अब ब्रिटेन, चूंकि ब्रिटेन शुरुआत में शक्ति अपनाता है, और शक्ति अपनाने के बाद धीरे धीरे लॉर्ड नॉर्थ के वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं, और उन्होंने लगभग सभी चाय के टैक्स को छोड़ करके लगभग सभी टैक्सों को खत्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद चूंकि चाय उनके आय का सबसे बड़ा स्रोत था, लेकिन इस पर ये टैक्स नहीं खत्म कर सकते थे। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जब 1774 में बोस्टन टी पार्टी होती है, और बोस्टन टी पार्टी में लगभग सभी पेटियों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाता है, तो यहाँ से नेशनल मूवमेंट में को एक नई गति मिल जाती है, और नई गति मिल जाती है तो अब अमेरिकन किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता के लिए संग्राम प्रारंभ कर देते हैं। अगले साल एक साल बाद 1776 में 4 जुलाई को फिर 13 स्टेट इकट्ठा होते हैं, और इस बार जिसमें जॉर्जिया भी शामिल हो जाता है।
13 स्टेट शामिल होते हैं और ये 13 स्टेट ये फैसला करते हैं कि 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। जैसे भारत में रिपब्लिक डे कौन सा है? 26 जनवरी। क्यों 26 जनवरी मनाया जाता है? इसलिए कि रावी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में ये घोषणा कर दी थी कि 26 जनवरी 1930 से भारत अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर यह घोषणा कर दी थी कि अब भारत एब्सोल्युटली ब्रिटेन से स्वतंत्र हो जाएगा और हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो हम करते क्या उस 26 जनवरी का, जिसको हमने इतने वर्षों से मनाया था लगातार? उसकी एक विरासत थी, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर कमिटमेंट थी। इसलिए भारत ने क्या किया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चूंकि हमको आजादी मिली थी तो उसको सेलिब्रेट करना आवश्यक था ही, लेकिन 26 जनवरी के भी मूवमेंट को बनाए रखना था। तो इंडिया पहले क्या था? एक मोनार्क स्टेट था, राजाओं के अधीन हुआ करता था। अब रिपब्लिक स्टेट के रूप में कन्वर्जन इसका हो रहा है। इसलिए भारत ने क्या किया? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। ऐसी ही न्यूज अमेरिका में भी पड़ रही है। अमेरिका में भी क्या हो रहा है? 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और जब 4 जुलाई 1776 को ये तय हो गया कि प्रत्येक 4 जुलाई को अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, तो अमेरिका 1783 में आजाद हो जाता है, 1783। और आज भी अमेरिका में 4 जुलाई क्या है? इंडिपेंडेंस डे। आज भी अमेरिका अपना 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये स्ट्रगल का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब भी आप स्ट्रगल फेज में किसी के साथ होते हैं, इसलिए क्या कहा गया है? मेरे गीतों पर जब सारी दुनिया झूम रही है तब तो पगली कहती है कि मुझको तुमसे प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि व्यक्ति अपने संघर्ष के दिनों को अपनी विरासत के रूप में सजो करके रखता है और बाद में उनका जिक्र अपनी उपलब्धियों के रूप में अपनी आने वाली पीढ़ियों से करता है। तो आने वाली पीढ़ियों को 4 जुलाई के इंपॉर्टेंस को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, अमेरिका के ग्रेटनेस को बनाए रखने के लिए 4 जुलाई को आज भी अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे के रूप में क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इन सारी घटनाओं के पीछे जो बताने का मूल कारण है, वो मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि 1783 में परास्त कौन होता है? कार्नवालिस ब्रिटेन का सेनापति था अमेरिका में, लेकिन ये परास्त हो रहा है अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट में। और जब ये परास्त होगा तो कार्नवालिस को ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने पास बुलाएगी और पूछेगी कि हमारे पराजय का कारण क्या है, हम क्यों हार गए। कहा हम इंडिया में भी हार जाएंगे अगर हमने वहां का कानून कोडिफिकेशन नहीं किया, लीगल कोडिफिकेशन नहीं किया और उनके साथ हमने लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए। यहां से आप देखेंगे 1772 में हमने पहली बार ब्रिटिश कंपनी को क्या किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन लाने की कोशिश की, रेगुलेटिंग एक्ट लाया और उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट हर 4 साल 5 साल बाद आते रहे। और पहला चार्टर एक्ट जो आएगा वो 1783 के बाद आएगा, अर्थात 1792 में आएगा। इसीलिए कई बार परीक्षा में पूछा गया कि पहला चार्टर एक्ट कब आया? तो 1792। क्यों? क्योंकि 1772 में ये प्रावधान था कि 20 साल बाद इसकी समीक्षा होगी और एक एक्ट लाया जाएगा जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी भूमिका को क्या करेगी? परिभाषित करेगी। और वही कार्नवालिस 1786 में, इन 1786 में भारत गवर्नर जनरल बनते। और कार्नवालिस ने किया क्या? अमेरिका में हुई सभी नीतियों का उसने क्या करना शुरू कर दिया? अमेरिका में हुई सभी नीतियों का उसने एक प्रयोग करना ये जो विफलता के कारण थे, उन विफलता के कारणों को उसने क्या करना शुरू कर दिया?
माइन्यूट करना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया, और इसने कार्नवालिस संहिताकरण करना शुरू कर दिया। उसने लीगल कोडिफिकेशन करने शुरू कर दिए, और ये जो लीगल कोडिफिकेशन है यही कार्नवालिस संहिता के नाम से जाना गया। ठीक है, और ये कुछ नहीं था, अकबर द्वारा चलाया गया दहशाला प्रकरण था, जिसने फाइनेंशियल रिफॉर्म के लिए एक लैंड रिफॉर्म किया था। तो दस्तावेजों का ब्रिटिशीकरण किया जाना या अंग्रेजीकरण किया जाना ही कार्नवालिस संहिताकरण था। यहाँ तक मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। तो इसके पीछे का मूल कारण सिर्फ ये है कि कार्नवालिस पराजित होकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट को फीडबैक देता है कि अब अपना आपके हाथ का एक सोने का अंडा आपके हाथ से जा चुका है, एक दूसरा सोने का अंडा आपके हाथ में जो बचा है उसका नाम है इंडिया, और इंडिया को बचाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भारत का संहिताकरण करना पड़ेगा, वहां के लोगों को समझाना पड़ेगा। और देखेंगे भारत में रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में होती है, 1784। लॉर्ड कार्नवालिस 1786 में भारत आता है, 1786। रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल करती क्या है? विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। क्यों की थी? कि अब भारतीय सारे लिटरेचर का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाएगा, और जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाएगा तो वो महाभारत का ट्रांसलेशन करेंगे, पंचतंत्र का ट्रांसलेशन करेंगे, वो गीता का करेंगे। तो जब इन सारी चीजों का ट्रांसलेशन होगा, रामायण का करेंगे, सारी चीजों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा, तो भारतीय कैसा सोचते हैं और किस प्रकार का उनको शासन पसंद है, इस दिशा में वो पॉलिसीज बनाएंगे और भारतीयों का कंसेंट ढूंढेंगे, जिससे भारत पर लंबे समय तक शासन किया जाए। ठीक है, यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं? तो आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अमेरिका 1783 में अपने आजादी की घोषणा कर देता है, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनली जो रिकॉग्नाइज किया जाता है वो डेट है 1787। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अमेरिका गॉट अ रिपब्लिक स्टेट इन 1787। इस तरह से अमेरिकी क्रांति कब पूर्ण होती है? 1787 में। अब जो अगला प्रश्न है, जो मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है और हमको जानना भी चाहिए, तो वो क्या है कि अमेरिकन रेवोल्यूशंस के क्या कारण थे, इसका हम लोग क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर लेते हैं। अमेरिकी क्रांति ने विश्व को क्या दिया, हमारी उपलब्धियां क्या हैं। तो जब भी इसका हमको मूल्यांकन करना हो किसी भी चीज का, कंट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल में क्या क्या है? पहली बार लिबर्टी के बारे में, पूरे विश्व को जानकारी दी गई। बताया गया कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास की पहली सीढ़ी है, पहला पायदान है, या व्यक्तित्व निर्माण का डीएनए है। दूसरा, विश्व को रिपब्लिक स्टेट के बारे में पता चला, रिपब्लिक स्टेट। और तीसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेरिका पूरे विश्व को दे रहा है। फ्रीडम दिया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसका प्रतीक के रूप में जाना गया। उसने रिपब्लिक स्टेट दिए, उसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिए। सोशल चेंजेस में क्या है? स्वदेशी या इंडिजिनस डेवलपमेंट को क्या हुआ? रिकॉग्निशन मिला। इंटर इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भर स्टेट को क्या मिला? प्रमोशन मिला। अभी नरेंद्र मोदी जी किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? लोकल और वोकल। अपने आसपास की चीजों को प्रमोट करें। बाहर की चीजों को प्रमोट करने से दास्ता बढ़ती है, गुलामी बढ़ती है। और तीसरा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अमेरिका में विश्व के सारे रैशनलिस्ट जितने भी थे वो जाकर के व्यापार किया
और उन्हें पता चल गया था कि हमारी तरक्की न होने के पीछे हमारी व्यक्तिगत पहचान बहुत मैटर करती है। तो हम अलग अलग आइडेंटिटी को जब तक एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक सोसाइटी मजबूत नहीं होगी, और जब तक सोसाइटी मजबूत नहीं होगी तब तक स्टेट मजबूत नहीं होगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया। और तीसरा है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में क्या है? फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने का। फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड जितने भी बैरियर्स हैं, अब अमेरिका इनका विरोध करेगा। उसको पूरे विश्व में अब क्या बनना है? इकोनॉमिक पावर बनना है। तो अब जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटाना चाहेगा। फ्री ट्रेड्स को विश्व को प्रमोट करने के लिए वो क्या करता है? योगदान देता है। दूसरा, अब वो विश्व को ये बताता है कि कैसे अपने देश का सरप्लस बजट कैसे बनाया जाए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अमेरिका ने प्रमोट किया। बैलेंस ऑफ पेमेंट को कि कैसे हम आत्मनिर्भर के साथ साथ हम ये देखें कि हम विश्व में चीजों को कैसे निर्यात कर सकते हैं। और तीसरा, उसने R&D को प्रमोट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नए नए इनोवेशंस किए और उससे उसकी अर्थव्यवस्था क्या भी मजबूत हुई। और ये R&D जो है पूरे विश्व में अमेरिका से फैलने लगी। तो ये आर्थिक योगदान है उसका। और तीसरा, उसने मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को चेंज किया। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को चेंज किया तो एजुकेशन पॉलिसी जो उसका क्या है? एजुकेशनल चेंज पे उसका जोर दिया गया। कॉन्वेंट, मॉन्टेसरी, ये जितने भी विश्व में अंग्रेजी के स्कूल खुले वो अमेरिकन मूवमेंट के बाद खुले। 1813 में आप देखेंगे कि भारत में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। अमेरिका स्वतंत्रता कब प्राप्त कर रहा है? 1787 में। और उसके 15 से 20 साल के अंदर विश्व में आप देखेंगे कि इंग्लिश शिक्षा को क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है, जिससे वर्ल्ड ट्रेड को क्या मिले? एक कन्वीनियंस मिले, एक सुविधा मिले। तो अमेरिकी योगदान को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अमेरिकन मूवमेंट ने पूरे विश्व में किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो यहाँ तक मैं आपको अपनी बात समझा पाने में सफल रहा हूँ कि अमेरिकन मूवमेंट के पीछे के मूल कारण क्या थे, उनके विकास कैसे हुए और उसने विश्व को क्या क्या योगदान दिए। अब आपको यहाँ पे जो भी बात समझ में ना आई हो, सारी बातें तो 1 घंटे या 1.5 घंटे में समझा पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम संक्षिप्त रूप में आपको ये बता दें कि एक्चुअल में एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है। एनसीईआरटी सिर्फ आपको परिचित करा रही है कि दशाएं क्या हैं, उन दशाओं से निकलने के लिए प्रयास क्या क्या किए गए, उनमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। उन फैक्टर्स को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, लिस्टिंग कर लीजिए, कोडिंग कर लीजिए और उसी के हिसाब से अपनी कहानी को बिल्ड कर लीजिए। तो इसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशंस ने जो पॉलिटिकल चेंजेस लाए वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंने बताया। अमेरिका बिकेम द मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशंस। और वो ऑल रेवोल्यूशंस क्या क्या था आप देखेंगे। अमेरिका 1787 में स्वतंत्र हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में चल रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में चली। फिर रशियन रेवोल्यूशन, ये कब ले रहा है? 1917 में। फिर है चाइनीज रेवोल्यूशन। ये कब जन्म ले रहा है? 1949। इसने उत्प्रेरक का काम किया, कैटलिस्ट का काम किया। अमेरिकन रेवोल्यूशंस के बाद फ्रांस में भी रेवोल्यूशंस प्रारंभ हो जाते हैं। और फ्रांस के रेवोल्यूशंस के कौन कौन से आधार थे? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। ये 3 आधार स्तंभ थे। तो जो स्वतंत्रता का संघर्ष प्रारंभ हुआ था अमेरिका से, वो प्रवेश कर गया कहां? फ्रांस में। फ्रांस किस रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा था? अमेरिकन रेवोल्यूशन को।
फ्रांस जब अमेरिकन रेवोल्यूशंस को प्रमोट कर रहा था तो फ्रांस में भी क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशंस प्रारंभ हो जाएंगे। और जब फ्रांस में रेवोल्यूशंस प्रारंभ होंगे तो वहां पे 3 प्रकार की संस्थाएं थी, क्लर्जी थी, नोबिलिटी थी और कॉमन पीपल थे, जिसे पीजेंट क्लास भी कहा जाता है। और आश्चर्य की बात ये थी कि फ्रांस में 98% पॉपुलेशन किसकी थी, फ्रांस में 3 स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था, 3 स्टेट कॉन्सेप्ट था। और इसे ऐसे भी जान सकते हैं क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। और इस क्लास 3 में 98% पॉपुलेशन रहती थी। ये सारे टैक्स देती थी, दिस पॉपुलेशन पेइंग ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस। और ये पूरी आबादी की केवल 2% थे एंड दे वर एंजॉयिंग ओनली प्रिविलेज बट दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। ये सारी प्रकार की सुविधाओं का तो उपभोग करते थे, लेकिन ये किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। जब ये टैक्स नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टैक्स नहीं देंगे तो इनके बीच में क्या चलेगा, कॉन्फ्लिक्ट, विरोध। और अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, अमेरिका ने जब स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो विश्व के सभी समाज और अमेरिकी समाज में अंतर क्या है। विश्व के सभी समाज और अमेरिकी समाज में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि अमेरिकी समाज में फ्यूडलिस्ट कैरेक्टर नहीं है, या तो वहां लोअर क्लास है या तो अपर क्लास है। वहां पे ऐसी कोई क्लास नहीं है, वर्चुअल क्लास नहीं है जो सारे अथॉरिटीज को मीडिएट करती हो किंग के बीच में और कॉमन मैन के बीच में। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन मीडिएशन के रूप में नहीं किया गया है, वहां सीधे रूलर और पॉपुलेशन के बीच में उसके कनेक्शंस की बात की गई है। इसीलिए वो फ्रीली मूव करने वाला स्टेट है और वहां पे सबसे ज्यादा सुरक्षा है। महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षा कहीं अगर एंजॉय करती हैं तो अमेरिका में करती हैं। कारण उसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया गया, वहां के डीएनए में ये बात डाला गया है कि जब तक लोग यहाँ सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तब तक वो तरक्की के लिए अपना मैक्सिमम योगदान नहीं देंगे। यही आप देख रहे हैं फ्रांस में भी 98% लोग टैक्स दे रहे हैं लेकिन उनको कोई प्रिविलेज नहीं मिली हुई है। 2% लोग सारे निर्णय ले रहे हैं और इनको वोटिंग राइट्स था, एक वोट इनको दिया जाता था, एक वोट इनको प्राप्त था, एक वोट इनको प्राप्त था। हमेशा बहुमत में निर्णय लिया जाता था और लोगों को लगता था कि ये तो डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, जिसका बहुमत है वही निर्णय ले रहा है। लेकिन ये 2% लोग अपने आप को 2 क्लास में बांट के अपने पक्ष में 2 वोट कर लिए थे और इस कॉमन मैन के पीपुल में, जिसे स्टेट ऑफ जनरल बोला जाता था, इसमें पीजेंट लोगों का प्रतिनिधित्व तो दिया गया था लेकिन अधिकार नहीं दिए गए थे। इसी को लेकर के वैश्विक स्तर पर जो मूवमेंट आएगा, इसका विस्तार से वीडियो जब हम आपको बना करके देंगे तो बताएंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे अमेरिका से इंस्पायर्ड था और उसने विश्व को कैसे फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी नाम के कॉन्सेप्ट दिए और जिससे बाद में क्या हुआ कि पूरे विश्व में चेंजेस आए। रशियन रेवोल्यूशन ये कैपिटलिस्ट और कम्युनलिज्म की लड़ाई थी। क्योंकि अमेरिका बाय प्रोडक्ट है, अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ तो कैसे कैसे रेवोल्यूशंस चेंजेस आते हैं। कैपिटलिस्ट और कम्युनलिज्म के बीच में लड़ाई थी। जहाँ वहां पे भी किंगशिप थी, थियरी ऑफ किंगशिप काम कर रही थी, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, उसके अधिकारों को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। ऐसे में 18वीं शताब्दी में एक महान चिंतक उभरता है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल उसकी किताब का नाम है। और पैसे के अभाव में कहते हैं वो अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर पाने की स्थिति में रहता है। तो एंजल्स ने उसको सपोर्ट किया और उसने अपनी फीलिंग्स को एक किताब में लिपिबद्ध किया और बाद में वो वैश्विक स्तर का थिंकर बना। उसका नाम है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि सारा का जो सारा पैसा है वो कैपिटलिस्ट अपने पास क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। और उसने कहा था कि पूरे विश्व में एक क्रांति होगी, जितने शोषित लोग हैं, एक्सप्लॉइटेड पीपल विल रिवोल्ट अगेंस्ट द एलिट क्लास। एक एक्सप्लॉइट जो करने वाला क्लास है वो एलिट क्लास है, उसके खिलाफ ये मजदूर वर्ग, पीजेंट क्लास अचानक रिवोल्ट करेगा। उसने जो कल्पना की थी कि यूरोप में विद्रोह होगा, अमेरिका में विद्रोह होगा, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं इसलिए सबसे ज्यादा मनोदशाओं का निर्माण करते हैं। लेकिन हमने बताया कि कैपिटलिस्ट, जब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस देखेंगे तो हमने बताया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट थे। एक तो रेनेसां था जिसने जमीन तैयार किया था,
दूसरा, फ्यूलिंग का काम कैपिटलिस्ट ने किया था। हमने बताया कि फ्यूडल कैरेक्टर को डोमिनेट करने के लिए कैपिटलिस्ट ने रिवॉल्यूशंस पूरे विश्व में प्रारंभ करवाए, और जब रिवॉल्यूशंस होंगे तो पुराने ऑर्डर चेंज होंगे, और जब पुराने ऑर्डर चेंज होंगे तो उन पुराने ऑर्डर्स को लेकर के नए ऑर्डर रिप्लेस होंगे, और जब नए ऑर्डर रिप्लेस होंगे तो कैपिटल जो है शिफ्ट हो जाएगा फ्यूडल कैरेक्टर से कैपिटलिस्ट कैरेक्टर के पास। और इसी कैपिटलिस्ट कैरेक्टर को ध्यान में रख करके कार्ल मार्क्स ने कल्पना की थी कि इन्हीं लोगों के पास सारा पैसा है, इन पर अटैक करके सारा पैसा ले लो, मींस ऑफ प्रोडक्शंस पे जब आपका कब्जा हो जाएगा तो आप राजा हो जाओगे। इसको लेकर के रशिया में 1917 में कार्ल मार्क्स से अलग एक थियरी लेकर के आता है लेनिन, और लेनिन ने जो थियरी दी वही मार्क्सवाद का विस्तार माना जाता है या संक्षिप्तीकरण माना जाता है। एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड लेनिन। तो लेनिन ने क्या किया, मार्क्स की थियरी को इंप्लीमेंट किया पहली बार। तो पूंजीपतियों और साम्यवादियों ने मींस ऑफ प्रोडक्शंस पर कब्जा करने के लिए जो कहानी लिखी, उसी का परिणाम क्या था, रशियन रेवोल्यूशन। अब माओ से माओ आएगा चाइना में 1949 में। ये क्या करेगा, ये कहेगा बंदूक की नाल से शक्ति निकलती है, पावर फ्लोज फ्रॉम द गन पॉइंट। तो गन पॉइंट से क्या कर रहा है, शक्ति के विस्तारण की एक नई प्रक्रिया करेगा। तो इसका लेनिन का भी शॉर्टकट क्या है, माओ। सत्ता पर कैसे पावर से कब्जा किया जाता है, और हम उस आदर्श या आइडियल स्टेट की कल्पना नहीं कर सकते कि सारे मजदूर इकट्ठा होंगे, फिर रिवोल्ट करेंगे, तब राजा अपनी गद्दी को छोड़ेगा। तो ऐसे स्टेट से बेहतर है कि हम बढ़ करके अपने पावर को छीन लेते हैं। इसी दशा को लेकर के हम लोग चाइनीज रेवोल्यूशंस की बात करते हैं, और इसी चाइनीज रेवोल्यूशंस को लेकर के विश्व में क्या होता है, डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से अमेरिकी रेवोल्यूशंस के कारण इतने रेवोल्यूशंस जन्म लेते हैं, और कहते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल काइंड ऑफ रेवोल्यूशंस। तो इस तरह से हम आपको अपनी बात समझा पाने में सफल रहे हैं। यह आप मूल्यांकन करिएगा कि अमेरिकन रेवोल्यूशंस को अगर आपको संक्षिप्त रूप में पढ़ना हो, तो अमेरिकन रेवोल्यूशंस को पढ़ने के लिए अमेरिका के पीछे इतिहास में जाइए, उसके डिस्कवरी का कारण ढूंढिए, और जब डिस्कवरी का कारण ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका का एक्सप्लॉयटेशन प्रारंभ हुआ, विश्व के सभी अमीर देश वहां जाकर के व्यापार करने लगे, और बाद में उन्हीं देशों ने अपने लिए जो लड़ाइयां लड़ी उसे अमेरिकन रेवोल्यूशन कहा गया। तो अपने लिए लड़ी गई लड़ाइयों के लिए अमेरिका के योगदान को हमको बहुत कायदे से पढ़ना होगा। और अमेरिका आज विश्व पावर बना हुआ है, कैसे बना, तो कॉमर्स और ट्रेड के दम पर बना। कॉमर्स और ट्रेड के बाद उसने क्या किया, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, आर&डी को उसने प्रमोट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से नए नए इनोवेशंस हुए, जिसने औद्योगिकरण को क्या किया, स्पार्क का काम किया। और जब स्पार्क का काम किया तो अब ये हम इनोवेशंस का कैसे पूरे विश्व में फैलाएंगे, तो अपनी कॉलोनियों का निर्माण करेंगे, तो उसमें भी ये काम करेगा। ठीक है, तो वो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के रूप में, साम्राज्यवाद के रूप में, उपनिवेशवाद के रूप में पूरे विश्व में फैलेगा। तो क्या कारण थे, कारण का समाधान अमेरिका में कैसे निकाला गया, और अमेरिका ने फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन को कैसे जन्म दिया, जहां से ब्रेन ड्रेन थियरी जन्म लेती है। अर्चना शर्मा ने 1989 में राज्यसभा में यही बात कही थी कि हमारे देश के नागरिक पढ़ते तो यहाँ के आईआईटी कॉलेज में है, एम्स कॉलेज में है और आईआईएम में पढ़ते हैं, लेकिन ये रिसर्च करने के लिए अमेरिका जाते हैं, और जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका निचले स्तर पर आर&डी पे पैसा कम खर्चा करता है। जब पका पकाया विश्व का सारा संसाधन तैयार हो जाता है तो अपनी एक मीटिंग करके और बड़ा पैकेज दे करके यहाँ की ब्रेन को उठा करके अमेरिका शिफ्ट कर देता है। तो अमेरिका ने जो एक फिजिकल कोलोनलाइजेशन था उसको एक अनविजिबल इकोनॉमिक कोलोनलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। विश्व की सभी प्रतिभाएं आज कहां शिफ्ट होना चाहती हैं, अमेरिका। कारण सिक्योरिटी है, फ्रीडम है। सिक्योरिटी और फ्रीडम के साथ साथ वहां पे ऐसा एटमॉस्फेयर है कि आप जिस लेवल तक एजुकेशन लेना चाहें आप एजुकेशन ले सकते हैं। और अगर आपने एजुकेशन के लेवल को प्रमोट किया, अपने आप को प्रमोट किया, तो अमेरिका तुरंत अपनी सिटीजनशिप ऑफर कर देता है। जिस समय अंबेडकर साहब का हम भारत में विरोध कर रहे हैं, उस समय ब्रिटिश ऑफ कोलंबिया से उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी जा रही है। अमेरिका उनको पढ़ने के लिए कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, सारे डिस्क्रिमिनेशंस को एस्केलेट कर रहा है, बाहर कर रहा है।
तो आप देखेंगे कि जिस देश में विकास, आप देखेंगे एलन मस्क अमेरिका में ही क्यों पैदा होता है, भारत के किसी भी छोटे राज्य में आकर के क्यों नहीं हो जाता है, प्रयागराज से क्यों नहीं पैदा हो जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम अभी भी फ्यूडल कैरेक्टर से क्या है, प्रभावित है। लोन देने से पहले इतने सिक्योरिटी के आपसे पेपर मांग लेंगे और रीपेमेंट न करने के बाद आपसे इतने ज्यादा कड़ी शर्तों का अनुपालन कराएंगे कि व्यक्ति व्यापार करने से पहले ही सिहर जाता है। जब तक हम फ्रीक्वेंटली मूवमेंट करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का एहसास अपने एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं देंगे, तब तक वो किसी भी क्षेत्र में रिस्क लेने से बचेगी, और जब रिस्क लेने से बचेगी तो इनोवेशन होने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब भी नोबेल प्राइज आता है, अमेरिका का कोई ना कोई बंदा रहेगा। तो R&D पर उनका योगदान था। तो नेशनल मूवमेंट से लेकर के विश्व के सभी योगदानों में अमेरिका के योगदान को हम लोग कैसे चरितार्थ करेंगे, यही बात हम लोगों ने इस पूरी स्टडी के माध्यम से सीखी और देखा कि कैसे अमेरिका ने अपने मूवमेंट को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, तो अमेरिकी नेशनल मूवमेंट को, अमेरिकी रेवोल्यूशंस को, और रेवोल्यूशंस का बेसिक मतलब क्या होता है, दो चीजें याद रखिएगा, रेवोल्यूशंस एंड मूवमेंट। रेवोल्यूशन और मूवमेंट, इन दोनों में अंतर क्या है? टू चेंज इन एग्जिस्टिंग ऑर्डर, to change in existing order is called movement। स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जो आंदोलन होता है उसे मूवमेंट कहा जाता है, या जो प्रतिरोध होता है उसे मूवमेंट कहते हैं। स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जो आंदोलन होता है उसे मूवमेंट कहते हैं। लेकिन स्थापित व्यवस्था को बदलने के लिए, रिप्लेस, जो मूवमेंट होता है उसे क्रांति कहते हैं। अमेरिका में क्या था, ब्रिटेन की व्यवस्था थी, उसे रिप्लेस करने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया उसे अमेरिकन रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन मूवमेंट जैसे वर्ण सिस्टम या और रिलीजियस मूवमेंट, वर्ण सिस्टम में क्या था, व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जो आंदोलन होगा, जैसे कैथोलिक मूवमेंट और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। भारत में बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो ये सारे मूवमेंट्स क्या हैं, ये स्थापित व्यवस्था में आ रही कमियों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। स्थापित व्यवस्था में जब कमियों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे तो जो परिवर्तन आने वाले समय में स्वीकार किए जाएंगे, ऐसे आंदोलनों को मूवमेंट कहा जाता है, ऐसे प्रतिरोधों को मूवमेंट कहा जाता है। और इन्हीं दोनों के माध्यम से रेवोल्यूशंस जन्म लेते हैं। जब आपकी प्रयास एग्जिस्टिंग ऑर्डर में चेंज के साथ साथ परिवर्तन कर देती है, पूरी तरह से एब्सोल्यूट परिवर्तन कर देती है, तो उसे हम लोग रेवोल्यूशंस कहते हैं। और ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे हमने फ्लड रेवोल्यूशन किया, दूध की क्रांति। तो जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से बदल दिया गया, तो क्या हो गया, फ्लड रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जो हमारी पारंपरिक खेती करने का तरीका था उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर देना, हल से जोतना, बैल से जोतना, इसके स्थान पे ट्रैक्टर, मशीनीकरण किया गया। ठीक है, तो R&D ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया हमारे कस्टम्स को पूरी तरह से। और मशीन ने व्यक्ति को निकम्मा जरूर बनाया है, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई है। ठीक है, तो इस तरह से आप रेवोल्यूशन और मूवमेंट्स में भी अंतर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से अमेरिकन रेवोल्यूशंस ने पूरे विश्व में एक ड्रास्टिक चेंज का कारण बनी थी। तो ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम आपको ये बात समझा पाने में सफल रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकन मूवमेंट ने पूरे विश्व में चेंजेस का कारण बना, और अमेरिकन की समृद्धि का सबसे बड़ा कारण उनके लोगों का सोच था, उनकी एजुकेशन पॉलिसी थी, और उसने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटलिस्ट का योगदान कैसे था। मैंने कहा कि आज हम देखिए मर्दों वाली क्रीम बनाते हैं, फेयर एंड हैंडसम, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप से हमको उस सामान को खरीदने के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है।
और मनोवैज्ञानिक रूप से जब हमको उस सामान को खरीदने के लिए प्रेरित कर रही है, तो इसका मतलब है वर्तमान में मीन ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केट डिमांड कैसे क्रिएट करती है, ये सब क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का परिणाम था। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन और फ्रांस में जन्म लेते हुए अमेरिका पहुंचता है, और आज वो देखिए हथियारों के क्षेत्र में नए नए इनोवेशंस कर रहा है। पूरे विश्व के हथियारों पर सबसे बड़ा कब्जा अमेरिका का है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि कैसे मार्केट में डिमांड क्रिएट की जाती है। कहते हैं आतंकवाद भी अमेरिका का देन है, क्योंकि विश्व में अगर अशांति होगी तो लोग हथियार की खोज करेंगे, और अगर लोग हथियार की खोज करेंगे तो सबसे उन्नत हथियार जिसके पास होगा वही सबसे ज्यादा विश्व में व्यापार करेगा। तो सबसे ज्यादा उन्नत हथियार किसके पास है, रूस और अमेरिका के पास। तो हथियारों के सबसे बड़े व्यापार में अमेरिका और रूस बड़ा रोल प्ले करते हैं। उक्रेन युद्ध में आप देखेंगे अमेरिका और रूस आमने सामने होने के बावजूद एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं, और जब एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं तो फिर ये युद्ध इतने दिन से चल क्यों रहा है। जब यूक्रेन के पास परमाणु बम था तो यही अमेरिका और रूस दोनों ने मिलकर के क्या किया, उसके धीरे धीरे सारे परमाणु बम नष्ट करा दिए। जब उसके पास से परमाणु बम नष्ट हो गया तब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और क्रीमिया उससे छीन लिया। अमेरिका तब भी हस्तक्षेप नहीं किया। जब आप अपनी सॉवरेनिटी के साथ स्वयं समझौता करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब आप खतरे में, ठीक है। यूक्रेन ने सबसे पहले अपने परमाणु बम नष्ट किए, बाद में वो अपनी टेरिटरी की रक्षा कर पाने में असफल रहा। तो विश्व से हथियार तो दे रहा है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, लीजिए हमारे पुराने जखीरों का आप इस्तेमाल कर लीजिए। अभी पारंपरिक युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, और विश्व के जितने भी बड़े थिंकर्स हैं अभी इस बात पर कंक्लूड नहीं है या इस बात पर निश्चित नहीं है कि परमाणु युद्ध होना चाहिए या नहीं। परमाणु युद्ध अगर होगा तो अर्थव्यवस्था बचेगी कि नहीं, कैपिटलिस्ट बचेंगे कि नहीं। अगर कैपिटलिस्ट बचने की कोई संभावना रहेगी तो परमाणु युद्ध भी होगा। दो विश्व युद्ध कैपिटलिस्टों की देन रहे हैं, और तीसरा विश्व युद्ध भी आज की अनिवार्यता है। परेशान सब बहुत हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाई जा रही है लेकिन डिमांड नहीं बढ़ाई जा सक रही। ऐसी स्थिति में अब वैश्विक मूवमेंट को, इकोनॉमिक मूवमेंट को कैसे बचाए रखा जाए, कैसे एक बार फिर से जो है कैपिटलिस्टों की पूंजी को, रोटेशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट किया जा सके, इसके लिए तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जो सबसे बड़ा खतरा है वह है परमाणु बम। अगर परमाणु बम होगा तो आप देखेंगे कि 70 करोड़ से ज्यादा लोग, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का शोध है, 70 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। और अगर 70 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे तो आपको अनुमान होगा कि फिर मार्केट कैसे मूव करेगी। एक प्रकार से पूरा का पूरा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए अभी थिंकर्स किसी कंक्लूजन पर नहीं है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम का इस्तेमाल हो या पारंपरिक हथियारों से ही युद्ध लड़े जाएं। युद्ध तो चलते रहेंगे, युद्ध एक एसेंशियल पार्ट है लाइफ का। युद्ध के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से जो आपको सीखने को मिल रहा है वो सिर्फ यही सीखने को मिल रहा है कि वैश्विक स्तर पर अगर अपनी डिमांड को क्रिएट करना है, वैश्विक स्तर पर संघर्षों को नए आयाम को जन्म देना है, तो वैश्विक स्तर की भूमिकाओं को कौन कौन से देश निर्धारित करेंगे। अमेरिका कैसे यूनिपोलर वर्ल्ड बना, कैसे बाइपोलर वर्ल्ड से निकल करके वो यूनिपोलर वर्ल्ड में आज पूरे विश्व को लीड कर रहा है। अमेरिका के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं, यही तो वर्ल्ड अफेयर के बारे में या इंटरनेशनल अफेयर के बारे में आपको जानना होता है। जब आप इतिहास जानते हैं तो समाधान आपके पास बहुत आसानी से होता है। और हमने कई बार बताया है कि कोरोना का इतिहास नहीं था, इसलिए कोरोना का कोई इलाज भी नहीं था। देयर इज नो रेमेडी विदाउट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आपको रेमेडी प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल अफेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और उसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन से एक बहुत बड़ा चेंज के रूप में काम करता है, ठीक है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन से हमें उम्मीद है कि आप ये बात समझ पाने में सफल होंगे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वैश्विक चेंजेस में। क्या क्या चेंजेस निभाए हैं, साइंस के क्षेत्र में निभाए हैं, इकोनॉमिक के क्षेत्र में निभाए हैं, पॉलिटी के क्षेत्र में निभाए हैं, सोशल चेंजेस के क्षेत्र में निभाए हैं, ठीक है। और मॉडर्न मार्केटिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जितने भी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उसका प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है। और वैश्विक स्तर पे जो समस्याएं भी जन्म ले रहे हैं उसके मूल में कौन है, अमेरिका है। जैसे इजराइल एक समस्या है, और उसको अगर हमको समझना हो तो हम कुछ इस तरह से समझेंगे। विश्व के पास क्या आया, R&D आया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन बनाया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। और
अरब कंट्री के पास आयल आया तो इन्होंने रिलीजियस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, इन्होंने आरएनडी में पैसा खर्चा नहीं किया। अब इनके पास फिर भी पैसा आएगा, पूरे विश्व को चला कौन रहा है? आयल। और पूरे विश्व को जब आयल चला रहा है तो ये सबसे ज्यादा इंग्लिश कंट्री हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा जब इंग्लिश कंट्री हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लोग पूरे विश्व की इकोनॉमी को क्या करेंगे? लीड करेंगे। तो ऐसे में आए डिस्प्यूट डालना था, तो फिलिस्तीन को इन लोगों ने इजराइल बना दिया, और इजराइल बना दिया तो इजराइल ने क्या किया? 28 मुस्लिम देशों को डिस्टर्ब कर दिया, और जब डिस्टर्ब कर दिया तो इनको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? हथियारों की, आर्म्स एंड एम्युनिशंस की। और आर्म्स एंड एम्युनिशंस की जब रिक्वायरमेंट होगी तो किससे खरीदेंगे? जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा हो। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, यूरोप के अन्य देश, फ्रांस, ये सब क्या करेंगे? हथियार बेचेंगे। और जब ये हथियार बेचेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो पैसा यहां से यहां आ रहा था वो फिर पीस ना होने के कारण, डिस्टरबेंस होने के कारण वो पैसा फिर इन्हीं के पास रिटर्न होकर पहुंच गया। यही जो साइक्लिंग रोटेशन ऑफ वेल्थ है, इसी को हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। पैसा कहीं इन्वेस्ट करना, उसके संसाधनों को यूज करना, फिर डिस्टर्ब करके उसका पैसा अपने पास खींच लेना। ये जो चक्रण पुनर्चक्रण चल रहा है, ये किस रेवोल्यूशन से आपको सीखने को मिलेगी? अमेरिकन रेवोल्यूशन से सीखने को मिलेगी। और विश्व की सबसे जटिल समस्या कौन सी है? इजराइल समस्या। और इसको जन्म किसने दिया है? ब्रिटेन और अमेरिका ने। ठीक है। इजराइल एक फिलिस्तीन नाम का देश हुआ करता था, जहां से जर्मनी से भागे हुए यहूदियों को बसाया गया, और 1948 में इसको एक नया देश का नाम दे दिया गया जिसका नाम इजराइल है। और इस समस्या का अभी तक कोई अंत होता दिख नहीं रहा। ठीक है। इसने अकेले 28 देशों को 1967 में पराजित किया। इस तरह से आप अमेरिकन रेवोल्यूशंस के माध्यम से वैश्विक फिनोमेना को समझ पाने में सफल होंगे अगर अपने कैनवास को बढ़ाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का मतलब है कि अपने पूरे मानदंड को स्थगित करिए, समझिए कि पूरी विश्व ऑर्डर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, बढ़ना चाह रहा है। जब आप इस दिशा में इस तरह से स्टडी करेंगे तभी वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी मदद करेगी। अब एनसीईआरटी जब आप उठाएंगे तो देखेंगे एनसीईआरटी अब आपके साथ वार्ता कर रही है। एनसीईआरटी अगर आपके साथ वार्ता कर रही है तो एनसीईआरटी अब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एनसीईआरटी का उपयोग आप अपनी सहूलियत के लिए कर पाएंगे। ठीक है। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करना चाहेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे के कारण क्या थे, राजा रानी के बीच की कहानी क्या थी, कैसे वहां पे गिलोटिन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट आता है, उसकी एक प्रेमिका है, उसके बारे में जिक्र करेंगे, कैसे प्रेम विश्व ऑर्डर को चेंज करता है, कैसे प्रेम के माध्यम से एक व्यक्ति राइज करके पूरी फ्रेंच इकोनॉमी, फ्रेंच आर्मी को टर्न कर देता है, कैसे राजा पूरे यूरोप का राजा बन जाता है, फ्रांस कैसे एक सुपर पावर बन जाता है जबकि वो क्राइसिस ट्रबल से गुजर रहा था। तो सोच कैसे परिवर्तन लाती है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखने को मिलेगा। चलिए आज की वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे जिसका नाम होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई होप कि एंजॉयड इट, और आप इसको शेयर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे आपसे उम्मीद है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।